हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल ईयर की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग इस लेक्चर में एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके होंगे। हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ईज़िली समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन एनिमल टिश्यू कल्चर या फिर एनिमल टिश्यू कल्चर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं टिश्यू कल्चर। व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग सेल कल्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर लगभग सेम ही है। टिश्यू कल्चर में टिश्यू को कल्चर किया जाता है, सेल कल्चर में सेल को, ठीक है। तो बस नेम का क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कलेक्टिवली देखा जाए तो टिश्यू कल्चर बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर में इस टिश्यूज़ को, ठीक है, टिश्यूज़ को या सेल को क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज़म के बॉडी से सेपरेट करके, या आप बोल सकते हो आइसोलेट करके सेपरेट करके उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल ठीक है इन्वायरमेंट में या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन में इनको कल्चर करना या ग्रोथ कराना, उनको ग्रोथ कराना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि टिश्यू या सेल्स को ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट करके उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में या आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराना ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। ओके। अब ये टिश्यू कल्चर दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर हम लोग नॉर्मली कितने टाइप से पढ़ते हैं? दो टाइप से। 1 सेकेंड। ठीक है, हम लोग टिश्यू कल्चर दो टाइप से पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर, ठीक है, मेनली टू टाइप्स। एक होता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर, और एक क्या होता है? एनिमल टिश्यू कल्चर। थोड़ी सी मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही, ओके। एनिमल टिश्यू कल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट्स के पार्ट, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स जैसे कि सेल्स हो गए, टिश्यूज वगैरह हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है। वहीं एनिमल टिश्यू कल्चर में एनिमल्स के पार्ट, उनके टिश्यूज, सेल्स को कल्चर कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एनिमल टिश्यू कल्चर में जनरली ये इजी प्रोसेस होता है, ठीक है, इजी प्रोसेस होता है। लेकिन एनिमल टिश्यू कल्चर बहुत ही क्या होता है? लेबोरियस होता है, ठीक है, लेबोरियस होता है, और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। क्लियर है? ठीक है, ये इजी प्रोसेस है और इसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरियस प्रोसेस है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये था टिश्यू कल्चर, जिसमें दो टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर मेनली कहाँ पर? पेट्री डिश में, ठीक है, पेट्री डिश में कराया जाता है, कल्चर ट्यूब वगैरह में, कल्चर
ट्यूब में कराया जाता है। वहीं एनिमल टिश्यू कल्चर किस में कराया जाता है? एनिमल टिश्यू कल्चर रॉक्स बॉटल में, रॉक्स बॉटल में कराया जाता है। तो ये सारी क्या हैं, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर में। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, इन विट्रो कंडीशन में। एक चीज़ और मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ वर्ड, इन विट्रो। ठीक है, अब ये इन विट्रो क्या होता है, तो दो टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो मीन्स लैब कंडीशन में, लैब कंडीशन में। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की किसी पार्ट को लैब कंडीशन में ग्रो करा रहे हैं या कल्टीवेट करा रहे हैं, कुछ भी लैब कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, तो वो इन विट्रो कहलाएगा। लैब में वर्क यानी इन विट्रो। और इन विवो मीन्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं या डायरेक्टली उसकी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इन विवो। ठीक है, तो आपको इन विट्रो और इन विवो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है। अब सेल कल्चर या एनिमल टिश्यू कल्चर। सेल कल्चर कैन बी डिफाइंड एज द process of cultivating cells and tissue outside the body of an organism in vitro in an artificial environment which stimulate the in vivo condition such as temperature, nutrition, protection from microorganism। ओके, एक वर्ड में ये, ठीक है, ये एक पैराग्राफ में क्या डिफाइन कर रहा है। तो सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि ऑर्गेनिज्म के क्या, ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ को या सेल को क्या करना, आइसोलेट करके, सेपरेट करके, कहाँ पर कल्टीवेट करना, आर्टिफिशियल कंडीशन में। कहाँ पर? आर्टिफिशियल कंडीशन पे कल्टीवेट कराना या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो कराना, जहाँ पर, यहाँ पर इन विट्रो कंडीशन की तरह, ठीक है, इन विवो कंडीशन की तरह, सॉरी, इन विवो कंडीशन की तरह हम क्या करें, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें, प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करें और ये टिश्यू या सेल्स को यहाँ पर ग्रो कराएं। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से टिश्यू या सेल को सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके, आइसोलेट करके उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो कराना या कल्टीवेट कराना ही क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर भी हो सकता है या एनिमल टिश्यू कल्चर हो सकता है। और इस टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि प्रॉपर टेम्परेचर मिले, ठीक है, पीएच मिले। तो सारी कंडीशंस जो इन विवो की तरह है, मतलब जैसी बॉडी में उस टिश्यू या ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए कंडीशन मिल रही है, वैसा ही कंडीशन हम लोग लैब में डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन कंप्लीटली ठीक उसी तरह ग्रो करे जहाँ पर वो नॉर्मल बॉडी में ग्रो करती थी। ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन भी मेंटेन करके रखा जाता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कंडीशन भी मेंटेन करके रखा जाता है। सेल कल्चर वाज फर्स्ट सक्सेसफुली अंडरटेकन बाय रॉस हैरिसन इन 1907। तो सेल कल्चर को सबसे पहले सक्सेसफुली इनके द्वारा किया गया था 1907 में, रॉस हैरिसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको फादर ऑफ सेल एनिमल सेल कल्चर या एनिमल टिश्यू कल्चर कहा जाता है। रॉक्स इन 1885 फॉर द फर्स्ट टाइम मेंटेन्ड एम्ब्रियोनिक चिक सेल इन अ सेल कल्चर। लेकिन इससे भी पहले रॉक्स ने 1885 में क्या किया गया था, सबसे पहले पहली बार एम्ब्रियोनिक चिक सेल को क्या किया गया था, सेल कल्चर में मेंटेन किया था। किसने? रॉक्स ने। ये रॉक्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्हीं के नाम से रॉक्स बॉटल, ठीक है, रॉक्स बॉटल रख दिया गया। एक 1 मिनट, रॉक्स बॉटल, ठीक है। अब रॉक्स बॉटल क्या होता है, रॉक्स बॉटल एक इक्विपमेंट होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, एनिमल टिश्यू कल्चर किया जाता है। हम लोग एक ये देखिए, ये जो बॉटल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, यही रॉक्स बॉटल हैं, और इन्हीं रॉक्स बॉटल में एनिमल टिश्यू कल्चर किया जाता है या एनिमल सेल कल्चर किया जाता है। ये आप पेट्री प्लेट वगैरह देख रहे होंगे।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में देखते हैं। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना है ये सारे टर्मिनोलॉजीज को। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल कल्चर। तो क्या होता है प्राइमरी सेल कल्चर? व्हेन सेल आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड इनटू सुटेबल कल्चर इन्वायरमेंट, दे आर विल अटैच, डिवाइड एंड ग्रो। तो प्राइमरी कल्चर बोलेंगे किसको? तो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से क्या करना? सेल को अलग करना, सेल या टिश्यू को अलग करना। उसके बाद ये सेल या टिश्यू को क्या करना? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्या करना? ग्रो कराना। और इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में अगर सेल क्या करती है? ग्रो करती है, डिवाइड करती है, तब इस कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी कल्चर बोलेंगे। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म से सेल या टिश्यू को आइसोलेट किया गया, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उसको ग्रो कराया गया। अगर यहाँ पर सेल प्रॉपर ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कल्चर। नेक्स्ट फिर क्या होता है? सेकेंडरी कल्चर। सेकेंडरी कल्चर को भी यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो हो गया प्राइमरी कल्चर, यहाँ पर सेल क्या करना शुरू हो गई? ग्रोथ और डिवाइड करना। अब यहाँ पर सेल कब तक ग्रो करेंगी? जब तक इस आर्टिफिशियल वातावरण में या फिर इस रॉक्स बॉटल में क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। जब तक न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करके सेल क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, डिवाइड करेंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स क्या होंगी? खत्म होंगी, ठीक है, डिप्लीट होंगी, सेल डाई करना स्टार्ट हो जाएंगी, मरना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले क्या किया जाता है? इस सेल को, ठीक है, दूसरे कल्चर में, दूसरे फ्रेश कल्चर या बॉटल में, फ्रेश रॉक्स बॉटल में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। दूसरे फ्रेश रॉक्स बॉटल में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि ये अब यहाँ पर ग्रो करें, ठीक है। तो प्राइमरी कल्चर से हमने क्या किया? सेल को ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे कल्चर में। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ट्रांसफ़र करना। इस प्रोसेस को प्राइमरी कल्चर से सेकेंडरी कल्चर में ट्रांसफ़र करना, इसको बोलते हैं हम लोग पैसेजिंग या सब कल्चरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं सब कल्चरिंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द सेल्स, तो सेल्स को अलग करना। तो प्राइमरी कल्चर से सेल्स को हम लोग कहाँ अलग कर रहे हैं? सेकेंडरी कल्चर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोल रहेंगे? इसी को तो या तो पैसेजिंग बोलेंगे या इसी को हम लोग बोलते हैं सब कल्चरिंग, ठीक है। और ये हो गया प्राइमरी कल्चर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कल्चर, ठीक है। सेकेंडरी मीडिया में ट्रांसफ़र करना सेकेंडरी कल्चर कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्राइमरी कल्चर से किसी दूसरे रॉक्स बॉटल में ट्रांसफ़र करना, ये आपका सब कल्चरिंग कहलाएगा। और जहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कहलाएगा आपका सब कल्चर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, सेल लाइन। What is the cell line? सेल लाइन क्या होता है? When the primary culture is subcultured and they show an ability to continuously propagate, means जहाँ जो प्राइमरी कल्चर था वहाँ से हम लोग क्या किए? सेल को एक दूसरे सेकेंडरी कल्चर में इस तरह से हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब यहाँ पर सेल क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेल लाइन, अगर कंटिन्यूसली ये डिवाइड कर रहे हैं तब। और ध्यान रखना, सेल लाइन मीन्स ये एक सेल लाइन में एक केवल और एक स्पेसिफिक टाइप के, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल ही ग्रो करते हैं। मीन्स ये किडनी का सेल भी हो सकता है, ठीक है, लीवर का भी सेल हो सकता है। तो ये किडनी का सेल हुआ तो इसको किडनी सेल लाइन बोलेंगे, लीवर का सेल हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीवर सेल लाइन, ठीक है। हार्ट का सेल हुआ तो उसको बोलेंगे हार्ट सेल लाइन। तो इस तरह से, ठीक है, सेल लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एनकरेज डिपेंडेंसी। एनकरेज डिपेंडेंसी, अब एनकरेज डिपेंडेंसी क्या होता है? सेल्स ग्रो एज अ मोनोलेयर एडहियरिंग टू द सबस्ट्रेट ग्लास पेट्री प्लेट। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पीटीसी, ठीक है, पीटीसी मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर और एटीसी मीन्स एनिमल टिश्यू कल्चर। तो प्लांट क्या करते हैं? एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक सेल हो गया तो इसके ऊपर इस तरह से ये ग्रो, गुच्छे के रूप में ग्रो करते हैं। और इन्हीं गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
कैलस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो इस तरह से एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं, मल्टी लेयर में ग्रो करते हैं पीटीसी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में। लेकिन एनिमल टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एनिमल टिश्यू कल्चर में सेल्स मोनोलेयर में ग्रो करते हैं। मीन्स अगर हेल्दी सेल हैं, अगर नॉर्मल सेल है तो सिर्फ वो एक लेयर ग्रो करेगा, ठीक है, सिंगल लेयर में, ध्यान रखना। और एनकरेज डिपेंडेंसी हम लोग किसे कहेंगे, एनकरेज डिपेंडेंसी मीन्स इनको एक एनकरेज की आवश्यकता होती है, सरफेस की। एनकरेज मीन्स चिपक कर रहना, चिपक कर ग्रोथ करना। तो जब तक इसको इस तरह से सरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो जब इसको इस तरह से ये सरफेस मिलता है और उसी सरफेस में ग्रो करता है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एनकरेज डिपेंडेंसी। मीन्स ये एनकरेज होकर ग्रो करती हैं, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या हो सकता है, ग्लास, ठीक है। ग्लास कभी बोतल में बोतल दे दिया जाए तो इस तरह से वहाँ पर ग्रो करेंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनकरेज डिपेंडेंसी। मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। ये एक रॉक्स बॉटल है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक रॉक्स बॉटल है। तो रॉक्स बॉटल में अगर इसी में हम लोग रॉक्स बॉटल में अगर प्लांट को ग्रो कराएं तो प्लांट कहाँ कैसे ग्रो करेंगी, यहाँ, ठीक है, इस तरह से पूरी ग्रोथ करेंगी प्लांट सेल एक के ऊपर एक। लेकिन एनिमल सेल केवल और केवल जहाँ उसको सरफेस मिल रहा है वहीं ग्रो करेंगी, और केवल सिंगल लेयर, एक लेयर, एक के बाद दूसरा लेयर में ग्रो नहीं करेंगी। लेकिन एनिमल टिश्यू कल्चर में बात करें एटीसी में, तो एक होता है नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल तो ऐसे डिवाइड करेंगी, लेकिन जो कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल ऐसे डिवाइड नहीं करती हैं। कैंसर सेल एक के ऊपर एक इस तरह से डिवाइड करती हैं, उनको कोई सरफेस की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से एक के ऊपर एक डिवाइड करेंगी और इस तरह से मास बना लेती हैं, मास ऑफ सेल्स बना लेती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर में ट्यूमर और प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस। क्लियर? ओके। तो सेल लाइन हो गया, प्राइमरी सेल कल्चर, एनकरेज डिपेंडेंसी, पैसेजिंग, ये सब कल्चरिंग भी पता चल गया। अब फिनिट सेल, ठीक है, फिनिट सेल एंड कंटिन्यूअस सेल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करूँगा फिनिट सेल और कंटिन्यूअस सेल को कि क्या होता है, हम आगे देखेंगे वैसे फिनिट सेल को। तो सेल्स दो तरह से होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं फिनिट सेल, ठीक है, फिनिट सेल, और एक होते हैं कंटिन्यूअस सेल। अब फिनिट सेल अपन किसको बोलेंगे, तो जो नॉर्मल सेल होते हैं वो फिनिट सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि फिनिट सेल का क्या होता है, एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है। क्या होता है, एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है। मीन्स ये कुछ समय तक जिएंगी और उसके बाद ये डेथ कर जाएंगे। जैसे आरबीसी, ठीक है, आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका निश्चित लाइफ स्पैन होता है। इसी तरह से हर एक सेल, हमारी बॉडी में जो जितने भी सेल्स हैं उनकी क्या है, एक निश्चित लाइफ स्पैन है, और उसी लाइफ स्पैन में वो सर्वाइव करेंगी और उसके बाद वो मर जाएंगी। तो इनको हम लोग बोलेंगे फिनिट सेल, जिनकी क्या होती है, एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। और याद रखना, एक निश्चित लाइफ स्पैन में, जैसे ये आरबीसी का 120 दिन है, तो 120 दिन में कितनी बार डिवाइड कर रही है, सपोज 25 बार डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसका एक निश्चित क्या होता है, डिवीज़न पीरियड होता है। मतलब 25 बार डिवाइड की और 25 बार डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी, मर जाएगी। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनिट सेल, जिनका क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, लिमिटेड होता है। वहीं हम लोग बात करें कंटिन्यूअस सेल लाइन की, तो ये नॉर्मल सेल नहीं होती हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल नहीं होती हैं, ठीक है। इनका निश्चित लाइफ स्पैन भी नहीं रहता है, ठीक है, इनका लाइफ स्पैन अनिश्चित रहता है। और ठीक है, इनका क्योंकि ये इनका लाइफ स्पैन अनिश्चित रहता है तो ये अमर होती हैं, हम लोग बोल सकते हैं इमॉर्टल होती हैं। और ऐसे सेल्स कौन होते हैं, कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर सेल क्या करती हैं, कंटिन्यू डिवाइड करती हैं, कितना भी जनरेशन तक, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो कंटिन्यूअस सेल लाइन में क्या कौन से सेल आएंगे, कैंसर सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होंगी वही क्या करेंगी, कंटिन्यूअस
डिवाइड करेंगी। और ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब क्या, ये ट्रांसफॉर्म सेल मीन्स पहले ये नॉर्मल सेल थी, लेकिन नॉर्मल सेल अब क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, तो ये है कैंसर सेल और ट्रांसफॉर्म सेल में, ये ट्रांसफॉर्म सेल क्या होते हैं, फिनिट सेल क्या होते हैं और कंटिन्यूअस सेल क्या होते हैं। ओके, तो फिनिट सेल समझ में आ गया। व्हेन सेल्स हैज फिनिट लाइफ स्पैन, फिनिट मतलब निश्चित लाइफ स्पैन होती है जिसकी, उसको हम लोग बोलेंगे फिनिट सेल लाइन। कंटिन्यूअस सेल लाइन किसको बोलेंगे, कि सेल्स क्या करती हैं, इंडिफिनिट ग्रो करती हैं, इन्फिनिट ग्रो करती हैं, इन्फिनिट लाइफ स्पैन, तो उनको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सेल लाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। तो आप कभी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विजिट कीजिएगा, एनिमल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बहुत ही वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, सारे इक्विपमेंट, सारी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ही वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ एक डिज़ाइन की एनिमल टिश्यू कल्चर लैब की, तो एक कोल्ड रूम अलग से स्टोरेज के लिए क्या होना चाहिए, कोल्ड रूम होना चाहिए। स्टेराइल ग्लास वेयर, जितने भी ग्लास के मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब से लेकर ग्लास आपका कोनिकल फ्लास्क, को सारे कैसे होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए। ठीक है, सर्विस कार्ड्स अलग से, लैमिनार एयर फ्लो हुड, ठीक है, लैमिनार एयर फ्लो हुड अलग से एक होता है। हीट करने के लिए हॉट रूम अलग से होना चाहिए। माइक्रोस्कोप के लिए अलग से, जिसमें सारे माइक्रोस्कोप रखे हों, और एक क्वारंटाइन एरिया या क्वारंटाइन रूम। बहुत क्वारंटाइन सुने हैं ना अभी आप लोग, कि सेल्फ क्वारंटाइन या फिर कोविड पेशेंट को क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन मीन्स क्या, क्वारंटाइन मीन्स ठीक है, कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको क्या करना, एक अलग सेपरेट कर देना, जहाँ से डिजीज़ का स्प्रेड क्या हो, ना हो। ठीक है, डिजीज़ का स्प्रेड या फिर उस बैक्टीरिया का जो भी इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, वो इसी एक पर्टिकुलर रूम तक ही सीमित रह जाए। तो जो भी पैथोजन होते हैं उसको इसी क्वारंटाइन एरिया में हैंडल किया जाता है। अलग अलग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे रहते हैं, ठीक है, इंक्यूबेटर्स लगे रहते हैं प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए। जो भी कल्चर्स हैं, ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट रखे रहते हैं। सेल काउंटर, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, वॉशिंग बीन्स, तो यहाँ जो वेस्ट बीन, जो भी वेस्ट मटेरियल उनको फेंकने के लिए, तो ये सारी वर्किंग एरिया हैं। और सारी की सारी ये कैसे होती हैं, स्टेराइल एरिया। ठीक है, स्टेराइल लिक्विड अलग से, स्टेराइल प्लास्टिक अलग से रखे हुए रहते हैं। स्टोरेज ये एरिया मीन्स जो भी कल्चर हैं जिनको -198 डिग्री में रखना है आपको। ऑक्सीजन कितने डिग्री में अभी, ठीक है, 195 डिग्री में, -198 बोल सकते हैं, -198 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। वहाँ पर बहुत सारे कल्चर को रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एयर पास। अभी बहुत ऑक्सीजन आप सुन रहे होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बॉटल, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो गई कहाँ, हॉस्पिटल्स में, ये सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे। तो वो जो ऑक्सीजन टैंक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, किसी को कुछ आइडिया है, किसी को एनी आइडिया कितना टेम्परेचर होता है उसका, जिसमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, लेकिन उतने टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो -185, इतना 183 होता है, ध्यान रखिएगा, -183 में ये क्या होता है, ये लिक्विफाइड हो जाता है, लेकिन -185 मेंटेन करके रखा जाता है। बड़े बड़े जो आप ट्रक वगैरह देखते हो जहाँ पर ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जा रहा है, तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। तो यह एक आइडियल टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर लैब की क्या थी, ये डिज़ाइन थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में, कि क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर होती हैं एटीसीज में या एनिमल टिश्यू कल्चर में। तो कुछ इक्विपमेंट्स तो आप देखे होंगे, आपके कॉलेज में सारे इक्विपमेंट हैं। सबसे पहले लैमिनार कैबिनेट, जिसको लैमिनार एयर फ्लो कहा जाता है। ठीक है, लैमिनार एयर फ्लो, लैमिनार एयर फ्लो क्या करता है, ठीक है, एसेप्टिक एरिया प्रोवाइड करता है। मीन्स यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एरिया होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल
ठीक है, एसेप्टिक एरिया होता है। लैमिनार कैबिनेट वर्टिकल LAF आर प्रिफरेबल, दे आर फिटेड विद हेपा फिल्टर एंड UV। और ये इसमें क्या होता है, हेपा फिल्टर लगा रहता है, ठीक है, और यही हेपा फिल्टर क्या करता है, फ्रेश फ्री, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एयर प्रोवाइड कराता है यहाँ पर। और साथ ही साथ UV चैम्बर भी लगा रहता है जहाँ पर, जो कि स्टेरिलाइजेशन के लिए हेल्प होता है। तो ये क्या होगा, लैमिनार एयर फ्लो। आपके कॉलेज में है ये इक्विपमेंट, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब में है, ठीक है, दो लैमिनार एयर फ्लो। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़। टेम्परेचर इंक्यूबेशन मतलब मीन्स ये इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर क्या करता है, इंक्यूबेटर टेम्परेचर, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर, ये आपका इंक्यूबेटर है जिसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, CO2 2.25%, 95% एयर एंड 99% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या होती हैं एनिमल टिश्यू कल्चर में, ये सारी कंडीशन रिक्वायर होती हैं। और ये सारी कंडीशन हम लोग देने के लिए क्या करते हैं, इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। और ये इंक्यूबेटर इतने, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन प्रोवाइड कराती हैं। इंक्यूबेटर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, CO2 इंक्यूबेटर, नॉर्मल इंक्यूबेटर, ठीक है, शेकिंग इंक्यूबेटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेफ्रिजरेटर, तो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, मीडिया को क्या करने के लिए, रखने के लिए। लिक्विड मीडिया केप्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स जो कल्चर मीडिया जिसमें हम लोग को क्या करना है, एनिमल सेल्स को या फिर एनिमल टिश्यूज़ को कल्चर करना है, ग्रो कराना है, उन सभी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है। उसके लिए बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे जाते हैं। एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, मीडिया कंपोनेंट, ग्लूटामिन एंड सीरम, तो ये सारे क्या होंगे, अगर इनको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो ये क्या हो जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, ये डिटेरियोरेट हो जाएंगी, ये यूज़फुल नहीं रहेंगी। इसलिए इनको क्या किया जाता है, लिक्विड मीडियम या फिर एंजाइम्स वगैरह हो गया, मीडिया कंपोनेंट जैसे कि ग्लूटामेट, सीरम, इन सभी को स्टोर करके रखा जाता है। कुछ चीज़ों को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में और कुछ चीज़ों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी जो कोरोना की वैक्सीन है उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है, और कुछ को इससे भी कम, ठीक है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है। माइक्रोस्कोप, एन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप विथ 10x to 100x मैग्नीफिकेशन। तो ये माइक्रोस्कोप आप नहीं देखे होंगे, ये भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी लैब में है आपके कॉलेज की, तो इसको भी ज़रूर विजिट कीजिए। ये माइक्रोस्कोप इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक। तो कल्चर मीडिया या फिर कल्चर सेल्स को प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। टिश्यू कल्चर वेयर, तो अलग अलग टिश्यू कल्चर वेयर, जैसे प्लास्टिक के वेयर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ प्लास्टिक वेयर के साथ ग्लास के भी वेयर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये क्या है, एनिमल टिश्यू कल्चर, जिसको ग्लास रॉक, ठीक है, जिसको हम लोग रॉक्स बॉटल बोलते हैं, ये सारे रॉक्स बॉटल वगैरह, और ये सारे ग्लास वेयर्स, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन कोटेड ग्लास वेयर्स भी होते हैं और प्लास्टिक के ग्लास वेयर्स भी होते हैं। तो ये आपने देखा होगा। याद रखना कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये आपका ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव किस लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। ये इंक्यूबेटर, ये तो रेफ्रिजरेटर, सभी इसको पता होगा। सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज, ये आपका, ठीक है, फिल्टर पेपर, मीडिया को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, ये ग्लास फिल्टर्स हैं, ठीक है, ये वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे आपने इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स देखे। ये तो बहुत ही कम है, इससे और भी, ठीक, इससे हैवी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो एनिमल सेल कल्चर के कुछ फीचर्स देखते हैं। एनिमल सेल कैन ग्रो इन सिंपल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर इन न्यूट्रिटिव मीडिया बट दे ग्रो ओनली लिमिटेड जनरेशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनिमल सेल कल्चर क्या हो सकती हैं, इस तरह से ग्लास प्लेट में कुछ सेल्स, ठीक है, इस तरह से ग्लास वेयर प्लेट में भी, और कुछ ग्लास रॉक्स बॉटल्स में भी, मीन्स दोनों प्रकार के बॉटल्स में क्या करते हैं, दोनों प्रकार के ये इक्विपमेंट में ग्रो कर सकती हैं। जहाँ पर हम लोग इसको अगर न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो ये दोनों प्रकार के इक्विपमेंट में ग्रो करेंगी, चाहे वो ग्लास वेयर हों या प्लास्टिक वेयर हों। लेकिन कब तक, ठीक है, लिमिटेड, मैं बताया था ना आपको कि ये
एनिमल सेल्स का क्या होता है, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक निश्चित समय तक ग्रोथ करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये क्या करती हैं, ग्रो ओनली लिमिटेड जनरेशन, तो केवल लिमिटेड जनरेशन के बाद तक ग्रो करती हैं, उसके बाद ये डेथ कर जाती हैं। एनिमल सेल एग्जिबिट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, तो इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मीन्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन मीन्स इस तरह से एक के ऊपर एक कॉन्टेक्ट में ग्रो करना, जैसे कि कैंसर सेल या प्लांट सेल डिवाइड करती हैं, लेकिन इस तरह से इनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसमें, प्लांट सेल में और कैंसर सेल में। लेकिन एनिमल सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए वो कॉन्टेक्ट में ग्रो नहीं करते हैं, वो मोनोलेयर में या एक लेयर में ग्रो करते हैं। समझ में आ गया, एक्सिबिट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन समझ में आ गया होगा। 1 मिनट। सेल कल्चर इन विट्रो डिफर फ्रॉम दोज इन विवो, ठीक है। अब थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस होता है इन विट्रो और इन विवो में, क्या क्या, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सेल सेल इंटरेक्शन एंड सेल मैट्रिक इंटरेक्शन। कैसे, इन विवो कंडीशन में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, जुड़ा रहता है इस तरह से, तो सेल्स और सेल के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, कुछ मैट्रिक्स प्रोटीन्स भाग लेते हैं, और सेल और मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, किनके बीच में, सेल के बीच में और अपने ECM के बीच में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसको सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन बोलते हैं, सेल सेल इंटरेक्शन बोलते हैं। एक सेल दूसरे सेल से इस तरह से जुड़ा रहता है, ये इन विवो कंडीशन में होता है। लेकिन इन विट्रो कंडीशन में सेल सेल इंटरेक्शन और सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। देयर इज लैक ऑफ 3 डायमेंशनल आर्किटेक्चर अपीयरेंस एंड चेंज हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, और यहाँ जहाँ वैसे उनको 3D वातावरण मिलता है, 3D इन्वायरमेंट मिलता है बॉडी के अंदर, सेल्स को या टिश्यू को कैसा मिलता है, ग्रो करने के लिए 3D इन्वायरमेंट मिलता है, 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट या वातावरण मिलता है। लेकिन इन विवो में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल 2 डायमेंशनल वातावरण इसको मिलता है। और साथ ही साथ बॉडी में क्या होता है, इन विवो बात करें तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह रहते हैं ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन इन विट्रो कंडीशन में या लैब कंडीशन में हम केवल वही हार्मोन देते हैं जो हमें लगता है कि ये स्पेसिफिक है इनके ग्रोथ के लिए या उनको चाहिए, तो सारे हार्मोन्स यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन इन सुटेबल कल्चर मीडियम इज नोन एज अ प्राइमरी कल्चर। तो ये क्लियर है कि सेल्स को लेबोरेटरी कंडीशन में मेंटेन करना क्या कहला रहा है, प्राइमरी कल्चर कहला रहा है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स आर डिसोशिएटेड फ्रॉम टिश्यू बाय मैकेनिकल मीन्स एंड बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन यूजिंग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, इससे हम लोग को किसको अलग करना है, टिश्यू को या सेल को अलग करना है। तो टिश्यू को या सेल को अलग करना है, क्यों, क्योंकि हमें टिश्यू को या फिर सेल को कल्चर करना है। तो अलग करने के लिए मैकेनिकल मेथड भी होता है, ठीक है, और एंजाइमेटिक मेथड होता है जहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ मैकेनिकल मेथड होता है जिसमें मैकेनिकल शेयरिंग वगैरह आता है। तो दोनों मेथड्स के थ्रू सेल और टिश्यू को हम लोग अलग कर सकते हैं, डिसोशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। सेल कैन ग्रो एज एडहेरेंट सेल एनकरेज डिपेंडेंट आर एज सस्पेंशन कल्चर एनकरेज इंडिपेंडेंट। तो सेल्स अधिकतर कैसे होते हैं, एनकरेज डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक सरफेस की आवश्यकता होती है, एक उनको आधार की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। या फिर सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन मीन्स अगर हम लोग लिक्विड में करा रहे हैं तो इस तरह से ये इनकरेज इंडिपेंडेंट भी होते हैं। वहाँ पर सस्पेंशन मीन्स लिक्विड मीडिया है ना, यहाँ पूरी चीज़ें लिक्विड है, और हाँ यहाँ हम लोग सेल्स को ऐड कर दिए तो सेल्स अब इसमें ग्रो करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इनकरेज की आवश्यकता पड़ी क्या, किसी सरफेस की आवश्यकता नहीं, ये मीडिया में फ्रीली ग्रो कर रहे हैं। द प्राइमरी कल्चर इज सब कल्चर इन फ्रेश मीडिया टू इस्टेब्लिश सेकेंडरी कल्चर सेल लाइन जनरली विथ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। तो क्या बोलें कि प्राइमरी कल्चर को फिर सब कल्चर किया जाता है फ्रेश मीडियम में या फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कल्चर, और वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेल लाइन को मेंटेन करते हैं, जैसे कि किडनी सेल, ठीक है, हीला सेल या फिर दूसरे प्रकार के और सेल्स हो गए उनको।
ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब सेल लाइन के बारे में कि व्हाट इज़ द सेल लाइन। सेल लाइन तो हमने देखा था, फिनिट सेल लाइन भी और कंटिन्यूस सेल लाइन, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हैव लिमिटेड लाइफ स्पान, दे हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल जनरेशन, मतलब एक निश्चित समय तक ये डिवाइड करेंगी, निश्चित जनरेशन तक ग्रो करेंगी, उसके बाद ये डेथ कर जाएंगे, लिमिटेड होंगी ये। दे डिवाइड 20 to 100 टाइम, एग्जाम्पल 20 to 100 पॉपुलेशन डबलिंग बिफोर एक्सटेंशन, तो ख़त्म होने से पहले ये 20 से लेकर 100 बार तक ये डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये मर जाएंगी। ये होता है फिनिट सेल लाइन। कंटिन्यूस सेल लाइन क्या होता है? सेल लाइन ट्रांसफॉर्म अंडर इन विट्रो कंडीशन गिव राइज टू कंटिन्यूस सेल लाइन, तो मतलब जो नॉर्मल सेल है वही ट्रांसफॉर्म हो गई हैं किसमें, ठीक है, नॉर्मल सेल ही ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, और वो क्या कर रही हैं, कंटिन्यू ग्रो कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस सेल लाइन। द कंटिन्यूस सेल लाइन आर ट्रांसफॉर्म्ड इमोर्टल एंड ट्यूमेरोजेनिक, और जो ये कंटिन्यूस सेल लाइन होते हैं वो किसमें, इमोर्टल होती हैं, ट्यूमेरोजेनिक होती हैं। इमोर्टल और ट्यूमेरोजेनिक मीन्स कैंसर काज करती हैं ये, ठीक है, और ये अमर हो जाती हैं। इमोर्टल कई जनरेशन तक कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगी। अब हमने देखा था एनिमल टिश्यू कल्चर में, एनिमल्स चाहे वो एनिमल से हो, प्लांट से हो, टिश्यू को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करके प्राइमरी कल्चर करेंगे, प्राइमरी कल्चर से फिर सेकेंडरी कल्चर, सब कल्चर करेंगे तो सेकेंडरी कल्चर करेंगे, ठीक है, और सेकेंडरी कल्चर से हम लोग सेल लाइन बनाएंगे, और ये सेल लाइन क्या होगा, फिनिट सेल लाइन भी हो सकता है या कंटिन्यूस सेल लाइन भी हो सकता है। और इस सेल लाइन को फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है, और इसको जिस तरह से जैसा भी यूज़ करना चाह रहे हैं बाद में हम इसको फिर से स्टोर रूम से या फिर स्टोरेज से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से कंटिन्यूस सेल लाइन को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही, ठीक है, इलस्ट्रेटिव पिक्चर है समझने के लिए एनिमल टिश्यू कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कल्चर मीडिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चर मीडिया के बारे में कि क्या होता है कल्चर मीडिया। 2 टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आर यूज्ड इन एनिमल टिश्यू कल्चर। अब कल्चर मीडिया, सबसे पहले अब कल्चर मीडिया होता क्या है, ठीक है, तो कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा कंपोनेंट बोलना चाहिए जिसमें, या फिर मीडिया आपको बोल सकते हो कि सारे, ठीक है, सिंपल सी भाषा में पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मीन्स एनिमल सेल को, एनिमल सेल या टिश्यू को ग्रो करने के लिए, एनिमल सेल या टिश्यू को ग्रो करने के लिए जितने भी कंडीशन चाहिए, जो भी कंडीशन चाहिए वो सारा कंडीशन, ठीक है, एनिमल सेल या टिश्यू को ग्रो करने के लिए जितने भी कंडीशन चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशन मीन्स हार्मोन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, जो भी, इन सभी को क्या करते हैं हम एक लिक्विड में पूरे सबको मिलाकर एक इस तरह से घोल तैयार कर लेते हैं, ठीक है, सभी चीज़ों को मिलाकर इस तरह से घोल कर तैयार कर देते हैं, मिक्सचर, और इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं, कल्चर मीडिया, क्योंकि इसी कल्चर मीडिया पे हम लोग क्या करेंगे, अब ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे, ठीक है, क्लियर। तो कल्चर मीडिया ऐसा सबस्टेंस या ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एनिमल सेल के या फिर प्लांट सेल के ग्रोथ के लिए सारे कंस्टिट्यूएंट अवेलेबल होते हैं या सारे कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्लियर। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया या, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं, जनरली मीडियम भी बोलते हैं, क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस या ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एनिमल सेल कल्चर या एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू के ग्रोथ करने के लिए सारे कंस्टिट्यूएंट या सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट,
2 टाइप ऑफ कल्चर मीडिया आर यूज इन एनिमल टिश्यू कल्चर। तो एनिमल टिश्यू कल्चर में 2 टाइप से कल्चर मीडिया यूज़ किए जाते हैं, एक नेचुरल कल्चर मीडिया, ठीक है, और सेकंड है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। नेचुरल कल्चर मीडिया एंड आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। नेचुरल कल्चर मीडिया में मीन्स क्या, नेचुरल कल्चर मीडिया में, ठीक है, जो नेचुरली सोर्स होंगे उनको इंक्लूड करेंगे, और आर्टिफिशियल मीन्स सिंथेसाइज। द टाइप ऑफ मीडियम डिपेंड्स मेनली द टाइप ऑफ सेल टू बी कल्चर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग कौन से कल्चर मीडिया को यूज़ करेंगे, कि नेचुरल यूज़ करेंगे या आर्टिफिशियल यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है सेल टाइप पर, ठीक है, सेल टाइप पर, कि सेल्स की क्या ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या ग्रोथ कंडीशन रिक्वायरमेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग आर्टिफिशियल यूज़ करें या फिर नेचुरल। हम लोग नेचुरल मीडिया की बात करें तो सबसे पहले दिस मीडिया कंसिस्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड आर फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल सबस्टेंस, इसमें नेचुरल सबस्टेंस होंगे, नेचुरल मीडिया मीन्स नेचुरल सबस्टेंस या बायोलॉजिकल फ्लूइड होंगे, और ये 3 तरह से मेनली होंगे एनिमल टिश्यू कल्चर में। कोगुला या क्लॉट, ठीक है, क्लॉट्स या कोगुला को यूज़ कर सकते हैं हम लोग मीडिया की तरह, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को या फिर टिश्यू एक्सट्रैक्ट को, ठीक है। अब टिश्यू एक्सट्रैक्ट, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मीन बॉडी फ्लूइड को, ठीक है, क्लॉट्स मीन, ठीक है, बॉडी क्लॉट्स को, और टिश्यू एक्सट्रैक्ट मीन्स बॉडी के टिश्यू से कुछ कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किया गया हो। अब क्लॉट में मेनली क्या क्या, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लॉट आर प्लाज्मा क्लॉट विच हैव बीन in use for long time. Plasma is now commercially available in liquid state which can be prepared in the laboratory. अब क्लॉट या फिर प्लाज्मा क्या होता है, पहले ये कुछ चीज़ें हैं आप जान लो, ठीक है। ब्लड, ठीक है, ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ब्लड से अगर हमने निकाल दिया जाए कुछ चीज़ें, जैसे एक चीज़, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर, ब्लड से हम क्या निकाल दिए, सेल्स को, ठीक है, इन सेल्स को निकाल दिए, सेल्स को रिमूव कर दिए, ब्लड से सेल्स को रिमूव कर दिए, तब ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा नहीं, सीरम, ठीक है। ब्लड से हमने सेल्स को रिमूव कर दिया तो क्या कहा उसको, सीरम, ठीक है। अब सीरम से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को भी निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर, उसको रिमूव कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, प्लाज्मा, ठीक है। तो आप अभी बहुत सारे प्लाज्मा 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 सुन रहे थे ना, ठीक है, प्लाज्मा को ट्रांसफ़र करना कोविड में, तो उसमें क्या सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया गया था, और उसमें केवल और केवल क्या थी, केवल और केवल एंटीबॉडी, ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ थी जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था इनिशियल कोविड स्टेज में, ओके। फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ, तो इस तरह से प्लाज्मा क्लॉट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल मीडियम की तरह, क्योंकि प्लाज्मा क्लॉट कहाँ से आइसोलेट किया गया है, कम प्लाज्मा क्लॉट को हमारी बॉडी से ही या फिर एनिमल्स की बॉडी से ही निकाला गया है, और उसमें सारे कंपोनेंट हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, एमिनो एसिड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अवेलेबल हैं। और आजकल प्लाज्मा क्या है, कमर्शियली अवेलेबल है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, जहाँ पर ठीक बने बनाए प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, और वो कमर्शियली अवेलेबल है, और बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज़ उसको सेल करती हैं, ठीक है, और उसी को खरीद कर क्या किया जाता है, फिर मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फ्लूइड, बायोलॉजिकल फ्लूइड। और बायोलॉजिकल फ्लूइड में क्या क्या, तो बायोलॉजिकल फ्लूइड में वेरियस बायोलॉजिकल फ्लूइड कैन बी यूज्ड एज अ कल्चर मीडिया। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड को एज अ कल्चर मीडिया की तरह यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, एक्वस ह्यूमरल फ्रॉम आइज, तो आई का जो एक्वस ह्यूमरल लिक्विड है उसको भी यूज़ किया जाएगा। इंसेक्ट हीमोलिम्फ, जो इंसेक्ट का हीमोलिम्फ है उसको भी यूज़ किया जाता है।
सीरम को भी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, एज अ मीडिया की तरह, ठीक है। एनिमल टिश्यू कल्चर में मीडिया की तरह यूज़ किया जाता है। उसमें से भी सीरम सबसे अधिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीरम सबसे अधिक और कॉमनली यूज़ होने वाला क्या है, बायोलॉजिकल फ्लूइड है, जिसको मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। टिश्यू एक्सट्रैक्ट को हम लोग कल, अच्छा टिश्यू एक्सट्रैक्ट एक बचा है लास्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। हम लोग कल से सिंथेटिक मीडिया पढ़ेंगे फिर। चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टिश्यू एक्सट्रैक्ट, बट बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट इज़ आल्सो यूज्ड। तो टिश्यू एक्सट्रैक्ट में क्या क्या, चिक का जो एक एम्ब्रियो का एक्सट्रैक्ट है उसको सबसे अधिक यूज़ किया जाता है एनिमल टिश्यू कल्चर में एज अ मीडिया की तरह। साथ ही साथ, ठीक है, बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ किया जाता है। तो चिक और बोवाइन आपको याद रखना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट में किसका किसका, तो चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट और बोवाइन। टिश्यू एक्सट्रैक्ट कैन often be substituted by mixture of amino acid and certain other organic compound। तो टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, टिश्यू एक्सट्रैक्ट के साथ, टिश्यू एक्सट्रैक्ट तो हमने आइसोलेट कर लिया, पर इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड भी मिक्स कर देते हैं, और क्या, ठीक है, कुछ अलग, कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिक्स कर देते हैं इसके साथ, और फिर इसको क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को एनिमल टिश्यू कल्चर में, एटीसी में यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके नेचुरल मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया के बारे में या फिर सिंथेटिक मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे आपके टिश्यू एक्सट्रैक्ट, मीडिया जिसमें से नेचुरल मीडिया। नेक्स्ट क्लासेस में आर्टिफिशियल मीडिया। आप सभी स्टूडेंट अपना अटेंडेंस दे देंगे, ओके। और आप सभी का ओरल टेस्ट होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ओरल टेस्ट होगा मई में, ठीक है। ओरल टेस्ट, या आप इसको वाइवा बोल लीजिए थ्योरी के लिए। तो इसके लिए आप सभी रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। आपको नोटिस भेज दिया जाएगा ग्रुप में, क्लियर, ओके, थैंक यू।